आज भाई की पहली रात थी, जबकि दूसरी तरफ मैं अपनी फेसबुक पर एक लड़की को सेट करने में लगा हुआ था। और फिर कुछ ही वक्त में हम दोनों लाइव कॉल पर आ चुके थे। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, वैसे वैसे हम मज़ीद करीब आते जा रहे थे। जबकि मैं भाई के कमरे से आने वाली भाभी की सुकून भरी आवाज़ों को महसूस कर रहा था, और इधर वही दाबी अब मुकम्मल मूड में आ चुकी थी और मुख्तर वक़्त में ही उसने मुझे अपना पूरा दीदार करा दिया था। फिर हम मिलने का प्लान बनाने लगे, लेकिन मसला ये था कि वह लाहौर की थी और मैं कराची में रहाइश पजीर था। मेरी भाभी करीब ही एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी और भाई रेलवे में बतौर टीटी थे, इसलिए वो सुबह जल्दी ही अपनी मुलाजमत पर निकल जाते थे, जबकि हम दोनों भाभी और देवर इकट्ठे स्कूल चले जाते। अक्सर बाहर के तमाम लोग हम दोनों को मियाँ बीवी ही समझते थे, क्योंकि हम दोनों में बहुत बनती थी। एक मरतबा हम एक सिग्नल पर रुके तो वहाँ मांगने वाली हमारी तरफ आई और बोली, जुग जुग जियो, सदा सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें चांद जैसा बेटा दे। भाभी मांगने वाली माँ की बातें सुनकर मुस्कुराई और मेरी पीठ पर अपना चेहरा रगड़ती हुई बोली, देवर जी आमीन तो कहोगे या मैं कहूँ? भाभी की बात सुनकर मैं भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और इसी तरह के और भी कई वाक़यात हुए जिनका जिक्र करना फ़िलहाल मुनासिब नहीं। शायद इसी वजह से कुदरत ने हमारा मुस्तकबिल एक साथ लिखा था। खैर, फिर हम दोनों घर आ गए और मैं अपने कमरे में जाके सो गया। शाम के वक्त जब उठा तो देखा भाभी कहीं जाने के लिए तैयार थी। उनके चेहरे पर कुछ फ़र्क करना सोच की लहरें छाई हुई थी। तो मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो डॉक्टर के पास जाना था। उनके माथे पर शिकने की और गहराई थी। मैंने परेशान होते हुए भाभी का, क्या हुआ, आपको खैरियत तो है ना? मेरे पूछने पर भाभी ने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ने, नहीं देवर, बस मामूली सा चेकअप करवाना था। भाभी लगता है आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। नहीं देवर जी, मैं कुछ नहीं छिपा रही। अगर यकीन नहीं तो तुम भी साथ चलो। अच्छा ये बताएं, आप किसके साथ जाने वाली थी? वो पड़ोस वाली महनाज आंटी के साथ। महनाज आंटी हमारी गली की सबसे ज़्यादा एक्टिव खतून थी, जिन्हें गली में रहने वाले हर फर्द के मतलब सब कुछ मालूम होता था। अच्छा ठीक है, जाए भाभी। मेरी बात सुनकर ज़रा थोड़ा सा मुस्कुराई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तूबा और मैंने यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़कर अपनी तालीम मुकम्मल की थी। एक दिन असरार भाई यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी में फैमिली की तरफ से इनवाइट करने पर आए, तो वहाँ उन्होंने तूबा को पसंद कर लिया। भाई कुछ दिन मुझसे तूबा के मतलब बातें करते रहे। जब उन्होंने तूबा के मतलब अपनी पसंदगी का इजहार मुझसे किया तो मैं पहले भाई के दिए हुए शाख से निकल ना सका, फिर भाई की खुशी में ही बेहद खुश हो गया। वैसे भी तूबा को मैंने कभी भी इस नज़र से नहीं देखा, इसलिए मेरे लिए कोई मसला नहीं था। जबकि ये बात असरार भाई ने मिनहास आंटी से की। वो हम दोनों को बेआसरा भाइयों को बतौर पर सरपरस्त बनकर तूबा के घर असरार भाई का रिश्ता लेकर चली गई और 2 महीनों में ही भाई की शादी सादगी से हो गई, क्योंकि हमारा कोई भी वाली वारस नहीं था। शादी वाले दिन मैंने भाई को खूब तंग किया और तूबा पर भाभी और देवर का रिश्ता बराएकार रखने के बजाय दोस्ती का ज़ाहिर किया, जिस पर वो बेहद खुश हुई। काफ़ी वक्त गुजर चुका था। तूबा भाभी अब तक डॉक्टर के यहाँ से वापस नहीं आई थी। भूख की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। फिर कुछ ही देर में भाभी आ गई और उनके पीछे भाई भी आ गए और फिर उन्होंने मिलकर खाना खाया। कुछ देर हम अपने कमरे में चले गए। तकरीबन 1 घंटे बाद भाई में कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, महकमे वालों ने मेरी ड्यूटी रात की लगा दी है। ये बात मैंने तुम्हारी भाभी को बताई है, तो उसका भी यही कहना है कि आज हम दोनों बचत करेंगे तभी तुम्हारी शादी कर पाएंगे।
اس لیے میں نے سوچا ہے کہ جب اکٹھی چھٹیاں ملیں گی تب میں گھر آیا کروں گا۔ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تینوں مل کر کما تو رہے ہیں، اور اس طرح تو آپ بھابھی کو بھی وقت نہیں دے پائیں گے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر دن بدن مہنگائی ہونے کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہہ کر بھائی خاموش ہو گئے۔ صبح خلاف معمول مجھے بھی بھابھی جگانے نہیں آئی۔ میں جب تیار ہو کر باہر آیا تو بھابھی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے سلام کیا اور بھائی کے بارے میں پوچھا تو بھابھی نے بتایا کہ تمہارے بھائی تو صبح ہی کپڑوں کا بیگ لے کر ڈیوٹی پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اسکول جاتے ہوئے بھابھی بولی، واپسی پر ہم ماما کی طرف چلیں گے، ماما سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو میں بولا ٹھیک ہے بھابھی۔ میں سارا وقت خاموشی سے لان میں موجود لگی کرسی پر بیٹھا رہا، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر بھابھی کی والدہ اور والد موجود تھے۔ پھر کوئی ضروری بات کرنے کے لیے وہ تینوں اٹھ کر اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد بھابھی باہر آئیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ واپسی پر سفر خاموشی سے کٹا۔ گھر پہنچتے ہی بھابھی نے کمرے میں جا کر فوراً ہی کمرے کو لاک کر لیا۔ بھابھی جب کافی دیر اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تو میں اٹھا اور باہر سے کچھ کھانے کو لے آیا اور ٹرے میں رکھ کر بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہ بیڈ پر بیٹھی فون پر کسی سے کہہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں دیکھ کر آستگی سے بولا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ میں نے کھانا ٹیبل پر رکھا اور واپس پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ تب تک منہ ہاتھ دھو کر آ گئی اور بولی، مجھے آواز دے دیتے یاسر۔ نہیں بھابھی، میں نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تبھی بھابھی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ کافی لگ کر بیٹھی ہیں۔ حالانکہ صوفے پر 3 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے، مطلب ہمارے درمیان فاصلہ ہو سکتا تھا، لیکن فاصلہ رکھنے کی بجائے فاصلہ بھابھی نے ختم کر دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی ہی رہے، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں بولا، بھابھی میں نہیں جانتا کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہو، پھر اپنی مما کے گھر جاتی ہو تو واپسی پر روئی ہوئی نظر آتی ہو۔ بھابھی میری شادی کی وجہ سے اوور ٹائم کرنے لگے ہیں، حالانکہ بیویوں کو تو اوور ٹائم سے الرجی ہوتی ہے، جبکہ آپ نے بھائی کے فیصلے پر تنقید کرنے کی بجائے ان کے فیصلے کی حمایت کی۔ دیکھو بھابھی، آپ پہلے میری اچھی دوست ہیں، بعد میں بھابھی آپ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ بھابھی کچھ دیر خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، پھر جب میں بولا، بہت مجبور ہوں یاسر بھابھی، یہ کہہ کر میرے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی، اور برتن اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔ ان کی بات سن کر لگا کہ بھابھی مجھے بتانا نہیں چاہتی، اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن بھابھی نے چھٹی کر لی، جبکہ میں اسکول چلا گیا۔ دن کو واپس گھر آنے کے بجائے میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بھی میری متفکر اور گہری سوچوں میں گم دیکھ کر بار بار مجھ سے پریشانی پوچھتے رہا، لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ پریشانی کیا ہے، کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ گھر آیا تو بھابھی نے کھانے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ طبیعت بوجھل ہونے کی وجہ سے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر مجھے محسوس ہوا کسی نے مجھ کو چادر اڑائی ہے۔ جب صبح آنکھ کھلی تو مجھ پر چادر موجود تھی۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا، پھر سوچا کہ بھابھی کمرے میں آئی ہوں گی، مجھے بغیر چادر کے سوتا دیکھ کر چادر اوڑھ دی ہوگی۔ خیر، صبح ہنسنے منہ ہم دونوں اسکول کی طرف چل دیے۔ دوسرے دن صبح بھابھی جگا رہی تھی تو اس وقت میں نیند میں اپنے مرغے کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا۔ جب بھابھی کو اندازہ ہو گیا کہ میں ایسے جاگنے والا نہیں ہوں، تب انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر سیدھا کر دیا، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل کر، مگر جب میری نظر مرغے پر پڑی تو گردن اٹھائے کھڑا تھا تو میں ایک دم شرمندہ سا ہو گیا اور بھابھی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔
मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा और सोच रहा था कि भाभी क्या सोच रही होंगी। शाम के वक्त मैं टीवी देख रहा था, तब भाभी मुझसे बोली, मैं आंटी से मिलकर आती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ देर के बाद वो आई। उनके हाथ में एक फाइल थी जिसको लेकर मैं अपने कमरे में चली गई। काफ़ी वक्त गुजर गया तो मैं उठा और भाभी के कमरे की तरफ गया तो भाभी के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने कमरे में झांका तो भाभी बेड पर बैठी अपना चेहरा हाथों में छुपाई रो रही थी। मैं फ़ौरन भाभी के पास बढ़ा और उनसे रोने की वजह दरियाफ्त की, मगर वो कुछ ना बोली और वो फाइल मेरे आगे कर दी। फिर जब मैंने वो फाइल खोली तो मेरे औसान ही ख़ता हो गए, क्योंकि वो फाइल भाई के मतलब थी और उसमें भाई की मर्दाना कमज़ोरी इंकशाफ था। मैंने फाइल को बंद किया और सीधा टेबल पर रखते हुए खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। उस रात भाई भी घर आ चुके थे। सुबह जब मैं नींद से बेदार हुआ तो भाभी और भाई बातें कर रहे थे। मैं नहाकर स्कूल के लिए तैयार होकर बाहर आया तो भाई और भाभी के दरमियान बातचीत अब झगड़े में तब्दील हो चुकी थी। झगड़े में इतनी शिद्दत आई कि अचानक भाई ने भाभी को छोड़ने की धमकी दे दी। पहले तो मुझे कुछ समझ ना आई, लेकिन समझ आई तो तब भाभी रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मैं उठा और भाई को एक साथ 5-6 थप्पड़ लगा दिए और बोला, भाई आपने ये क्या कर दिया। भाई मेरे थप्पड़ों की बदौलत होश में आ चुके थे। कुछ ही लम्हों में भाई भी रोने लगे, जबकि दूसरी जानब तूबा भाभी अपने कमरे में रोए ही जा रही थी। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, पर भाई उठे और घर से बाहर निकल गए। फिर मैं भाभी की कमर में तो वो सूटकेस को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंद नहीं हो रहा था। मैंने आगे बढ़कर भाभी को पकड़ा और बोला, भाभी ये क्या कर रही हैं, आप मर गई तुम्हारी भाभी। वो ज़ोर से चलाते हुए बोली, तुम्हारे भाई से औलाद ही तो मांगी थी, बदले में तलाक देने की धमकी दे दी। भाभी कुछ खामोश हुई, फिर बोलने लगी, तुम मर्दों के पास बस यही एक हथियार है, अपनी बीवी को चुप करवाने का। मैंने कहा, भाभी भाई ने गुस्से में बोल दिया है, वरना वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी हंकारते हुए बोली, प्यार वो मुझसे हो? हाँ हाँ। भाभी गुस्सा छोड़ दें, भाई भी सुबह से रो रहे थे, अब ना जाने कहाँ चले गए हैं। भाभी भाई का सुनकर कुछ खामोश हुई तो मैंने फ़ोन निकाल कर भाई को कॉल की। चंद एक कॉल्स के बाद भाई ने कॉल अटेंड की। भाई कहाँ चले गए हो, वापस घर आए? तो भाई बोले, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। भाई बात सुने, खुदा के वास्ते घर वापस आ जाए, आराम से बैठकर बात करते हैं, इस मसले का कोई हल तो होगा। या सर कोई हल नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी भाभी को औलाद का सुख नहीं दे सकता। भाई मैं आपका इलाज कराऊंगा, बस अब आप घर वापस आ जाए। या सर मुझे पता है अल्लाह से भी कुछ नहीं होगा मेरे भाई, अब तो सिर्फ एक ही हल है और वो तुम्हारी भाभी को बता चुका हूँ, मगर इस बात को मानने को तो तैयार नहीं। अब तुम ही अपनी भाभी को मनाओ कि वो मेरी बात मान ले, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। भाई वो कौन सी बात है जो भाभी ने नहीं मान रही? तो भाई बोले, देखो यासिर, इस बात का हम तीनों को पता है और मैं चाहता हूँ कि घर की बात घर में ही रह जाए। भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं, खुलकर बोले। तो भाई खामोश हो गए और फ़ोन बंद कर दिया। मैं भी कुछ फ्रेश होने के लिए अपने दोस्त को कॉल मिलाते हुए घर से बाहर निकल गया। वापसी पर मैं कुछ मुतमिन और कुछ सोच में डूबा हुआ था। मैं भी भाभी के सामने बैठकर भाई की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने लगा। फिर कुछ देर भाभी से मुखातिब होकर बोला, भाभी आप भाई की बात क्यों नहीं मान रही? वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारी भाभी ने मेरी बात मान ली तो सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी एक तरफ अजीब सी नज़रों से देखकर बोली, यासिर तुम जानते हो तुम्हारा भाई क्या चाहता है? नहीं भाभी, मैं नहीं जानता। यासिर तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो खामोश हो गई और उठकर किचन में चली गई। मैं भी फाइल को बंद करके भाभी के पीछे पीछे किचन में चला आया तो भाभी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और रोते हुए बोली, यासिर तुम्हारे भाई जो चाहते हैं वो मैं दिल से नहीं
कर पाऊंगी। अच्छा चलें, अब आप चुपचाप हो जाएं, मैं भाई से बात करता हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आया और भाई को कॉल की। भाई क्या एक मर्तबा फिर हम किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा लें। तो भाई गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम्हें मालूम है ना, मेरा कराची से लाहौर आना जाना लगा रहता है और मैं कराची से लाहौर तक तमाम बेहतरीन डॉक्टर से चेक करवा चुका हूँ। तो भाई अब क्या होगा? आखिर इस मसले का हल क्या है? यासर मैं खुद परेशान हूँ। इस मसले का हल क्या होगा? यासर मैं खुद परेशान। तो मैं बोला, भाई आप घर आ जाएं, फिर बात करते हैं। और ये कहकर मैंने फ़ोन बंद ही करने वाला था तो फ़ौरन से भाई बोले, यासर एक मिनट। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे, यासर एक मुस्तकिल हल मेरी नज़र में है। अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो मैं खामोशी ही रहूं। भाई हिचकिचाते हुए बोले कि कल हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। तो मैं बोला, फिर यासर मैं चाहता हूं कि मेरी जगह कल तुम तूबा के शौहर बनकर उसके साथ चले जाओ और आज रात तुम तूबा के साथ गुजारो। यासर अब सिर्फ तुम ही हमारे घर के टूटने से बचा सकते हो। मैंने भाई की मज़ीद बात न सुनी और गुस्से की हालत में कॉल बंद कर दी। इसके बाद भाई की चंद एक मरतबा कॉल आई लेकिन मैंने रिसीव ना की। फिर भाई के मैसेज आते रहे जिनमें वो समझाते रहे लेकिन मैं खामोशी से बैठा रहा। फिर उठा और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया और आंखें बंद किए बस भाई की बातें सोचता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जाने क्यों मेरी बंद आँखों के सामने भाभी का अनदेखा तस्वर आने लगा और मेरे जहन में मुख्तलिफ वाक़यात फ़िल्म बनकर चलने लगे। अब मेरे दिल में भाभी के लिए कुछ और ही तासरात पैदा होने लगे थे। मैं उनके बारे में कुछ और ही सोचने लगा था। खैर फिर जब वॉशरूम से बाहर निकला तो सीधा भाभी के रूम में चला गया और उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। भाभी अफसरदा हालत में सर को झुकाए कुछ सोच रही थी। मेरी आमद पर उन्होंने सर को उठाया और मुझे देखने लगी। कुछ देर तक हम एक दूसरे को देखते रहे मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं क्योंकि वो मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देख रही थी। तो मैं उठकर उनके करीब जाकर बैठ गया और बोला, भाभी मुझे पता चल गया है कि भाई आपको क्या करने को कह रहे हैं, क्योंकि भाई ने मुझे रात सब कुछ बता दिया है। मगर मैंने उनकी ये बात सुनकर गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। तो वो इस बारे में मुझे मैसेज करते रहे और हर मैसेज में भाई ने मेरे और आपके मुतल्लक ही लिखा है। भाभी बस मुझे देखती ही रही और कुछ ना बोली। फिर वो तमाम मैसेज मैंने भाभी के मोबाइल पर सेंड कर दिए और उठकर अपने कमरे में आ गया। अभी तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। तो मैंने उनको अंदर आने का बोला तो वो अंदर आ गई। वो मेरे साथ लगकर बेड पर बैठ गई और कहने लगी, यासिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। अगर हम मियाँ बीवी पर मेरे घर वालों का दबाव ना होता तो मैं आज इस वक्त तुम्हारे कमरे में ना होती, क्योंकि मेरे घर वालों ने साफ लफ्ज़ों में मुझे कह दिया था कि अगर मैंने 2 महीनों में उनको बच्चे की खुशखबरी ना सुना तो वो तुम्हारे भाई से मुझे डिवोर्स दिलवा देंगे और तुम्हारे भाई से अलग नहीं होना चाहती। यही वजह है कि मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पहलू में आ बैठी हूँ। फिर उन्होंने खुद को उठकर लाइट बंद की और सुबह तक हम दोनों, इधर भाई भी जानते थे कि वो पाप सिर्फ मेरी वजह से बन सकते हैं और इस तरह उन दोनों ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर अपने घर को टूटने से बचा लिया।